हार्टफुल कम्युनिकेशन के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वह विशिष्ट समय है। हर हार्टफुल कम्युनिकेशन कार्यशाला में जब दो अति विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं, क्या आप जानते हैं कि वे हमारे बारे में एक वीडियो बना रहे हैं? एक वीडियो? उन्हें तो एक फिल्म या कम से कम वेब सीरीज बनानी चाहिए। सभी को हंसी आती है जब सियात और जिराफ की कठपुतलियां सामने आती हैं, और सिर्फ कठपुतलियां नहीं, वे लोगों के सिर के ऊपर बने कानों के रूप में भी आते हैं। हमने लिज किंग्सनॉर्थे से पूछा कि यह सब क्या है। यह सब मार्शा रोसेनबर्ग और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन अहिंसक संवाद की ओर से है। ये मेरी इजाद बिल्कुल नहीं है। ये तो मार्शा रोसेनबर्ग ने जिराफ को नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के लिए इसके हृदय के कारण एक प्रतीक के रूप में चुना है। जैसा आप शायद अंदाज लगा सकते हैं, इसका हृदय विशाल होता है। इसे एक विशाल हृदय की ज़रूरत पड़ती है ताकि यह खून को आधा किलोमीटर चलकर ऊपर अपने सिर तक पहुंचा सके। इसीलिए इसके पास विशाल हृदय और अहिंसक संवाद है। हृदय से आया हुआ संवाद हृदय केंद्रित होता है। इसीलिए जिराफ या जिराफ की भाषा उसी तरह ट्रेडमार्क है जिस तरह नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एक ट्रेडमार्क है। इसीलिए जिराफ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का प्रतीक है, जहां आप कोशिश करते हैं कि हृदय के स्तर से स्वयं से और दूसरों के साथ हृदय के स्तर से जुद्धें। और सियार, बेचारे सियार, मेरा मतलब है कि मुझे सियारों के लिए दुख होता है। वे ही क्यों? हमने उन्हें ऐसी भाषा के प्रतीक के रूप में चुना है जो संबंधों को तोड़ देती है, भाषाओं में दूरी बनाती है, जो दोषारोपण की भाषा है, राय बनाने की, धमकाने की, मांग की, शर्म की, क्या होना चाहिए, क्या अत्यंत ज़रूरी है इत्यादि की, जैसा सियार को बोलना सिखाया गया है। लेकिन सियार वह जिराफ है जो गलत स्कूल में चला गया था। उसकी शिक्षा इस तरह नहीं हुई कि वह हृदय से सुनना और ज़रूरतों को समझना सीख पाता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब हम इन दो प्रतीकों सियार और जिराफ के साथ काम कर रहे हैं तो इस भ्रम जाल में न फंसें कि जिराफ अच्छा है और सियार बुरा। बिल्कुल नहीं। वास्तव में मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपके सियार आपके मित्र हैं, वे आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, वे आपके सहयोगी हैं, क्योंकि वे आपकी ज़रूरतों को कोड में बता रहे हैं। वे उस कोड का उपयोग कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परवरिश से, अपनी शिक्षा से, मीडिया से, अपने सामाजिक व्यवहार से सीखा है। मार्शल की बातों का यही अर्थ था जब उन्होंने कहा कि वे गलत स्कूल में चले गए। लेकिन जब आप सियार की बातें सुनना सीख लेते हैं जबकि वह वास्तव में परेशान है और आप कहते हैं वह कैसे इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है, या खुद से कह रहे होते हैं तुम इस हृदयपूर्ण संवाद को कभी नहीं समझ सकोगे, तुम बिल्कुल बेकार हो, तब यह इसका कोड है कि मैं बिल्कुल हतोत्साहित महसूस कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मुझे यहाँ और अधिक प्रगति की भावना चाहिए। मेरी यह अनुभूति है, मेरी यह ज़रूरत है। लेकिन यह सब हम कहते नहीं। यही परेशानी है। हमें इस तरफ से बोलना नहीं सिखाया गया है। इसलिए हम सियार की तरह दोषारोपण, राय बनाने इत्यादि की भाषा अपने जिराफ जैसे हृदय से सीख लेते हैं और समझते हैं कि वे ही इच्छाएं, आवश्यकताएं और भावनाएं हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यक्त की जा रही हैं जिसने अभी तक अलग तरह से व्यक्त करना नहीं सीख है, जो इन्हें इच्छाओं, भावनाओं आदि जीवंत बना दे। जब हम बताते हैं कि हमारी भावनाएं और ज़रूरतें क्या हैं, जब हम मांगने की बजाय अनुरोध करते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि सियार की प्रवृत्ति मांगने की होती है और इनमें अंतर यह है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि जब मैं अनुरोध करता हूँ तो नहीं शब्द सुनने को मिलेगा। अगर मैं नहीं शब्द सुनने को तैयार नहीं हूँ तो यह मांग है, यानी मांगने वाली ऊर्जा है। इसलिए अनुरोध का एक लक्षण है कि हम लोगों को अभ्यास करने में मदद करते हैं और अनुरोध करने की कला सीखना एक बद्धा कौशल है जिससे वे कार्य स्पष्ट और करने योग्य लगें। अगर आप किसी से सिर्फ ये कहें कि क्या कृपा करके आप कुछ और समझदार बनेंगे, कृपया मुझे और अधिक प्रेम कीजिए, आप ये कैसे करेंगे? अरे मैं तो तुम्हें प्रेम करता ही हूँ। नहीं, तुम नहीं करते, आप ऐसा कह देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यह अस्पष्ट है।
क्या कृपा करके आप कुछ और समझदार बनेंगे? हाँ, बिल्कुल, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। इसलिए अनुरोध स्पष्ट होना चाहिए, जैसे क्या आप 6 बजे से पहले घर आना चाहेंगे? घर आना, ताकि बच्चों के सोने जाने से पहले क्या आप कम से कम सप्ताह में 3 शामों को 6 बजे से पहले घर आना चाहेंगे, जिससे हम साथ में चाय पी सकें, या फिर बच्चों के सोने से पहले उनके साथ खेल सकें, जबकि मांग इस तरह होगी कि क्या आपको यहाँ ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए स्पष्ट रूप से ऐसा कहें जो करने योग्य हो, और महत्वपूर्ण यह भी है कि यह बातचीत करने लायक हो। आपको तैयार रहना चाहिए कि नहीं भी सुनना पढ़ सकता है, चाहे यह जिस रूप में भी हो, क्योंकि नहीं आवश्यकताओं की नज़र से कहा गया नहीं वास्तव में नहीं नहीं होता। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत अलग है। बस यही नहीं नहीं है का अर्थ यह है कि मुझे दूसरे की उस पल की ज़रूरत में रुचि लेनी होगी जिसका उसके लिए इस समय मेरी ज़रूरत से अधिक महत्व है। दूसरे शब्दों में हम लोगों से कहते हैं उत्सुक हों, क्रोधित नहीं, ताकि जब इनकार आए तो उत्सुक होकर समझें कि वह ज़रूरत क्या है, रुचि लें और पता लगाएं। तब आप कहते हैं क्या आप वापस आएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ एक नहीं कर सकता होगा, और आप कहेंगे ठीक है, क्या आप थोड़ा और बताना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है इस समय में जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है? ठीक है, आप जानते हैं कि इस हफ्ते के अंत में मुझे हमारी पूरी वित्तीय रिपोर्ट जमा करनी है, क्या आपको पता है? ठीक है, दूसरे शब्दों में जब आपको कारण पता चल जाए तो इसे अस्वीकार मत करें, क्योंकि जब आपने जानकारी मांगी, आपको वह जानकारी मिल गई। भले ही आपको वह बात पसंद न हो, आपको वह स्पष्टता मिल गई है जो आपने मांगी थी। तो यह जानकारी में रुचि लेना हमारी आदतों में एक और बदलाव है जो अक्सर हमें अच्छा नहीं लगता, ज़्यादातर नहीं सुनना। लेकिन जब आप दूसरे व्यक्ति की नहीं में रुचि लेते हैं और जान लेते हैं कि उनकी कोई अन्य ज़रूरत है, तो आप चाहें तो मतभेद का समाधान करने के बहुत सरल तरीके का उपयोग करते हैं, जो यह है कि मेरी कोई ज़रूरत है और इस व्यक्ति की भी कोई ज़रूरत है, जिसके लिए अक्सर लोग लड्डिशने लगते हैं कि मेरी बात पूरी होनी चाहिए। ये बात नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि यह काम ही पूरा होना चाहिए। तो या तो आ की बात पूरी होगी या बी की। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप जान गए कि दोनों ज़रूरतें क्या हैं, तब कोई नया रास्ता खोजिए। इसे तीसरा रास्ता या नया रास्ता कहते हैं। मेरे पास एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है जो इस तीसरे रास्ते को समझाती है। यह एक बच्चे के साथ हुआ। मेरा एक मित्र इस बच्चे के साथ था जो शायद केवल 6 साल की उम्र का था, और वे एक पार्क में खेल रहे थे। यह बात स्कॉटलैंड में हुई। सर्दी बहुत थी और मेरे मित्र को सर्दी लगने लगी और वह घर जाना चाहता था, बच्चा और खेलना चाहता था। ये शहर के एक पार्क की घटना थी। तो अब एक संभावना थी, कोई संघर्ष हो सकता था। सामान्यतः या ज़्यादातर अभिभावक जिद करते हैं, नहीं तुम बहुत खेल चुके, हम यहाँ आधे घंटे या 1 घंटे से हैं, अब हम घर जाएंगे। और फिर आपको खींच और आंसुओं या ऐसे की अन्य व्यवहार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बच्चे ने तीसरा रास्ता खोज लिया, और यह ऐसा था कि जो बच्चे के लिए सामान्य बात थी। और उसने कहा कि मुझे पता है कि हमें घर जाना है, हम बगीचे में एक कंबल और तकिया रखेंगे, आपको उसमें लपेटकर गर्मी पाने देंगे, आपके लिए एक कप चाय बनाएंगे ताकि आपकी गर्मी और आराम मिले, और आप बगीचे में आराम करना, फिर मैं आपके आसपास खेलूंगी। इसमें दोनों की ज़रूरतें हैं। तीसरे रास्ते से हमारा यही मतलब है। आपको यह रास्ता या वह रास्ता नहीं देखना है, क्योंकि संघर्ष वहीं पर होते हैं। आप यह देखते हैं कि किस तरह हम एक बिल्कुल नए रचनात्मक समाधान तक पहुंचते हैं जहां दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अब सियार और जिराफ की भाषाओं का एक उदाहरण सुने जो आप कभी नहीं सुनेंगे। आप अपने परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं करते। सियार की भाषा है दोषारोपण, आवेश में प्रतिक्रिया करना। लेकिन जब जिराफ यह कहता है तो वह 4 घटकों का उपयोग करता है, जिनमें से 2 के बारे में हमने काफ़ी बातें की हैं, जो अनुभूतियाँ और आवश्यकताएं हैं, या वास्तव में 3। हमने अनुरोध के बारे में भी बात की है, लेकिन एक और घटक अहिंसक संवाद का हिस्सा है,
संवाद का यह फिर से मार्शा रोजेनबर्ग को अत्यंत आभार सहित, जिसने पता लगाया कि जब हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं जो हमें उत्तेजित कर रही है, तो हम लगभग हमेशा व्याख्या की भाषा, निर्णय की भाषा या किसी तरह के मूल्यांकन की भाषा में करते हैं। अब सियार और जिराफ की भाषाओं का एक उदाहरण सुने। आपको परिवार की कोई परवाह नहीं है, आप उनके अनुपस्थित होने की व्याख्या सुन सकते हैं। सबसे पहले ये शब्द कभी भी मेरा मतलब है कि लगभग कभी भी सच नहीं होते, है ना? जब हम कभी नहीं कहते हैं तो यह भावनाओं की उस मात्रा के कारण होता है जो वहाँ है, और कभी नहीं शब्द निकलता है। दूसरे शब्दों में, यह भावनाओं की तीव्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन यह सही नहीं है। अगर हम किसी से कहते हैं आप कभी यहाँ नहीं होते, तो वे कह सकते हैं कि हाँ मैं था, मैं यहाँ 3 हफ्ते पहले था। तो ये उत्तर हो सकता है। इसलिए हम जिसे उपयोग करते हैं उसे अवलोकन की भाषा कह सकते हैं। देखने की भाषा दूसरे शब्दों में, हम वर्णन करना सीखते हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, जैसे कि कोई वीडियो कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा हो, जैसे वह देखता और जो सुनता है, बस वही और कुछ नहीं। एक वीडियो कैमरा व्याख्या नहीं कर सकता। एक वीडियो कैमरा कभी नहीं नहीं कह सकता, कभी भी नहीं, ये समझा नहीं सकता। आपको परिवार की कोई परवाह नहीं है, एक वीडियो कैमरा यह नहीं कह सकता, ये व्याख्या हम ही करते हैं। तो उस बात का वर्णन बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से, इसी को हम अवलोकन की भाषा कहते हैं। तो यह इस तरह भी सामने आ सकती है, और बात का लहजा भी बहुत महत्व रखता है। अपने लहजे से आप सारी बात का असर ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कहें, आपको पता है कि मुझे यह सप्ताहांत और पिछले 2 सप्ताहांत याद हैं, जब आप अपनी टीम के साथ काम में व्यस्त थे, या फिर जो भी बात थी। हो सकता है कि वे दौड़ने के लिए दीवाने हों और आप दोनों शनिवारों और रविवारों को मैराथन दौड़ने का अभ्यास पिछले 3 सप्ताहांत से कर रहे हों, और मैं बच्चों के साथ अकेले थी। यह सही बात का निरपेक्ष वर्णन होगा। अवलोकन के बारे में बिंदु, इस बारे में कई बातें हैं। एक यह है कि निष्पक्षता एक तरह से तुरंत ही आपको शांत कर देती है और दूसरे को भी शांत करती है, क्योंकि यह तथ्यों के मामले में सही है, इसलिए आपके पास एक जैसे विचार की संभावना बन जाती है। दूसरा व्यक्ति आपके वर्णन से सहमत हो सकता है। हाँ, तुम्हें पता है कि वे भले ही ना बताएं, पिछले 3 सप्ताहांत से वे, यह सही तथ्य है कि पिछले 3 सप्ताहांत से वे मैराथन में दौड़ने का अभ्यास कर रहे हैं, या फिर अपनी टीम के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं। क्या आप समझे? लेकिन आप यह कहकर सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं कि अच्छा, मुझे याद है कि पिछले 3 सप्ताहांत आप मैराथन के अभ्यास के लिए बाहर थे। तो आप उसी बात को कह रहे हैं, लेकिन आपका लहजा व्याख्यात्मक है, और इस वर्णन के साथ आपकी भावना भी शामिल है। अब इस बात में एक स्थान आपकी भावना का भी है, जो इसके बाद आएगा। आप कह सकते हैं कि आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि यह अत्यंत निष्पक्ष और शांत तरीके से हो। इससे यह होगा कि आप उस पहली बाधा को पार कर लेंगे कि दूसरा व्यक्ति आपका विरोध नहीं करे, और आप इसे कहने का कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं, तो तुरंत ही लड़ाई शुरू हो जाती है। आप कभी भी यह नहीं होते। तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि मैं कभी भी यहाँ नहीं होता? तुमको हमारी परवाह नहीं है। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। आप देख सकते हैं कि लड़ाई तुरंत ही शुरू हो जाती है अगर आपकी भाषा का, शब्दों का चुनाव ऐसा है। इसलिए आपको निष्पक्ष भाव से कहना है, और फिर आप कह सकते हैं, तुम्हें पता है मुझे अकेलापन महसूस होता है, यह नहीं कि मुझे लगता है तुमने मुझे छोड़ दिया है। आप देखते हैं कि छोड़ हुआ महसूस करना कोई भावना नहीं है। यह भावना नहीं है, बल्कि एक आरोप है कि आपके विचार से दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है। मुझे उपेक्षित महसूस होता है, मुझे छोड़ छुआ महसूस होता है, लगता है कि मेरा हर समय मूल्यांकन किया जा रहा है। ये सभी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम छद्म भावनाएं कहते हैं। इसलिए आपको इनसे नीचे उतरना है और वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करना है जो आप में हैं, जो ये हो सकती हैं कि मुझे बिल्कुल अकेलापन लगता है, या यह भी हो सकता है कि मुझे असहायता महसूस हो रही है, यह भी कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये जो भी हो, आपकी भावना है,
और आपको अपनी भावना की एक भावना की तरह जिम्मेदारी लेनी है जो आपकी ही आवश्यकता से उभर कर आई है। तो मुझे बिल्कुल अकेलापन लगता है क्योंकि और फिर आप अपनी आवश्यकता बताते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम साथ साथ समय बिताते हैं, जब हम परिवार के साथ समय बिताते हैं। यहाँ पर आवश्यकता है, तब आपकी भावना आपकी आवश्यकता से निकल कर आती है, उससे नहीं जो दूसरे व्यक्ति ने किया है, क्योंकि वह उसका कारण नहीं है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपकी भावना उससे आ रही है। इस मामले में यह एक अपूर्ण आवश्यकता से है। इसलिए मुझे बिल्कुल अकेलापन लगता है और जब हम साथ समय बिताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तब आप कुछ बदलाव चाहते हैं, आप एक अनुरोध करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह स्पष्ट हो, करने योग्य हो और बातचीत के लिए खुला हुआ हो, नहीं तो जुड़ाव का टूटना फिर से हो जाता है। तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि क्या आप चाहेंगे कि आज रात के भोजन के बाद हम साथ बैठें, एक कप कॉफ़ी पिए और आपस में बातचीत करें कि किस तरह हम अपने पारिवारिक जीवन में कुछ और संतुलन लाएं। अब यहाँ अनुरोध है कि क्या हम इस पर बात कर सकते हैं। सवाल नहीं है, हम यह नहीं कहते, क्या हम अपने जीवन में और संतुलन ला सकते हैं। अब इस अनुरोध का उत्तर हाँ ठीक है होने की बहुत संभावना है। इसकी स्वीकार्यता बहुत है क्योंकि यह करने योग्य है, स्पष्ट है, यह एक कदम है, यह बहुत बात नहीं है। इसलिए अगर आप पसंद करें तो यही आप कभी यहाँ नहीं होते और आपको परिवार की कोई परवाह नहीं है का अनुवाद है। अतः ये 4 तत्व हैं: अवलोकन, अनुभव, आवश्यकता और अनुरोध। जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप आवश्यकता से शुरू कर सकते हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं, ये आवश्यकता है। तो जब हम पिछले 3 सप्ताहांत का अवलोकन याद करते हैं, मुझे ऐसा ऐसा महसूस होता है। आवश्यकता, अवलोकन और भावनाओं का क्या क्या कोई क्रम जरूरी है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुरोध से शुरू करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह आपकी आवश्यकता पर आधारित हो, क्योंकि यह आवश्यकता ही है जो बाकी सभी बातों का कारण है। आवश्यकता से ही अनुरोध का या भावनाओं का अर्थ निकलता है। अब देखते हैं कि सियार और जिराफ की भाषा दूसरी परिस्थितियों में कैसी होती है। मान लीजिए एक बेटा हेलमेट पहनने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे वह हेलमेट पसंद नहीं है जो उसके पिता ने उसके लिए खरीदा है। सियार की भाषा में पिता क्या कहेगा? तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम मोटरसाइकिल में अपना हेलमेट नहीं पहनते। यही बात जिराफ की भाषा में, जब तुम मोटरसाइकिल में अपना हेलमेट नहीं पहनते तो मुझे चिंता होती है और डर लगता है क्योंकि मैं हम सब की सुरक्षा चाहता हूँ। क्या हम तुम्हारी पसंद का हेलमेट खरीदने चलें और तुम मोटरसाइकिल चलते समय उसे पहनो तो मैं इससे सहमत रहूं? दूसरी परिस्थिति में कल्पना कीजिए कि टीम का एक सदस्य मीटिंग के आरंभ होने के 20 मिनट बाद पहुंचता है। परियोजना की समय सीमा पास ही है। टीम का नेता किस तरह प्रतिक्रिया करता है? सीआर की भाषा में, अगर तुम हमेशा देर से आओगे तो हम यह काम कभी नहीं कर सकेंगे। यही बात जिराफ की भाषा में, मैंने देखा कि आप पिछली 3 मीटिंग में हमारे तय किए गए समय से देर से आ रहे हैं और मुझे चिंता हो रही है क्योंकि मेरे लिए अपनी समय सीमा में कार्य पूरा करना महत्वपूर्ण है। क्या आप इस पर बात करना चाहेंगे कि समस्या क्या है और आपको क्या मदद मिलने पर आप समय पर आ सकेंगे? हम देख सकते हैं कि शब्दों या भाषा का चयन कितना अंतर ला सकता है। आप सबको धन्यवाद कि आपने हार्टफुल संवाद के इस सत्र को सुना। हमारे अगले सत्र में भी शामिल हों। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे से और कोमलता से बंद कर लें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम मिलता हुआ महसूस करें। अपने पैरों को शिथिल करें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा अपने घुटनों तक ऊपर जाते हुए। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रही है, ये आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम दे रही है।
महसूस करें ये ऊर्जा आपके घुटनों से सारा तनाव हटा रही है। अब यह आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है, आपकी जांघों में। अपनी जांघों में आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में प्रवाहित हो रही है और कमर में उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी निचली पीठ शिथिल हो रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपकी छाती में प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी बाहों में प्रवाहित हो रही है, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे में प्रवाहित हो रही है, आपके जबड़े को आराम दे रही है और आपके मुंह को। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित हो रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। आपके कानों के लोब को शिथिल महसूस करें। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है, सिर से लेकर पैरों तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए।
उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं, अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं